नमस्कार दोस्तों, जोवियल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूं 2 दिसंबर 2019 का जो शिफ्ट 1 हुआ था उसके गणितीय तर्क एवं आवृत्ति के क्वेश्चंस को। तो आप बने रहिए मेरे साथ शुरू से एंड तक और वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनको पता चल जाए कि ये जो शिफ्ट सॉल्यूशन है अब हमारे चैनल पर शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से, और आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है और बी सी का व्युत्क्रमानुपाती है, ए जो है बी का व्युत्क्रमानुपाती है और बी जो है सी का व्युत्क्रमानुपाती है, तो पहला ऑप्शन है ए सी का व्युत्क्रमानुपाती है, ए सी का अनुलोमानुपाती है, ए स्थिर है, या ए बी और सी का अनुलोमानुपाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये समझेंगे, अनुलोमानुपाती अनुलोमानुपाती होता क्या? अनुलोमानुपाती होता है प्रोपोर्शन, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो अभी हम लोग इस सवाल को समझते हैं कि कह रहा है कि जो है ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है, व्युत्क्रम कर देंगे इसका तो 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब यही सवाल आप कैसे लगाएंगे, इसको जरा देखिए सॉल्यूशन को। तो ए जो है बी का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/a। ठीक, अब बात कर रहा है कि जो बी है वो सी का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ए को अगर हमने ऊपर ले गए तो ए व्युत्क्रमान, ये जो बी इधर आ गया और ए उस तरफ ले गए। ठीक है, अब ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1/b इधर भी है और 1/b इधर भी है, तो क्या करेंगे, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि ए अनुक्रमानुपाती है सी के। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? दूसरा वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या सीरीज है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3, ये शायद मैंने आपको सॉल्व करवाया है पिछले वीडियो में। 3, 8, 18, 38, इसके बाद x की वैल्यू आपको निकालना है कि x की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसमें कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 में कितना जोड़ रहा है कि 8 हो जाए, मतलब तो 3 में कितना जोड़ना है कि 8 हो जाए। 8 से 18 है मतलब प्लस का 10, 18 से 38 यानी कि 20, और ये वाला आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देख लीजिए कि 5 का दुगना हो गया 10, 10 का दुगना हो गया 20 और 20 का दुगना हो गया 40। अब हम लोग क्या करेंगे कि 38 में 40 को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 78। ठीक है, आंसर आपका पहला वाला सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो अब इसमें क्या कह रहा है सवाल, देखिए सवाल कह रहा है कि सॉल्यूशन के लिए उसको कोडेड किया गया है कि R5K। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं इसको कि सॉल्यूशन को उसने लिखा है R5K TSH5M, ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा किसके बारे में है? क्रोम के बारे में पूछा गया है कि क्रोम का आंसर क्या होगा, मतलब क्रोम को उसी पर भाषा में कैसा लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या प्रोसेस है, फिर वही प्रोसेस इसमें लगा देंगे। ठीक है,
तो देखिए एस से आर हो गया, मतलब माइनस का 1, मतलब पिछला एस से जो पीछे होता है वो होता है आर, आर के बाद एस आता है ना, तो एस से 1 घटा देंगे, 1 लेटर घटा देंगे तो आर आ जाएगा। अब ओ की जगह 5 लिखा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे। एल की जगह देखिए, एल से भी उसने 1 लेटर कम कर दिया तो आ गया कितना के, यू से भी 1 लेटर कम कर दिया तो फिर कितना आ गया टी, ऐसे इससे भी 1 कम कर दिया तो एस, इससे भी 1 कम कर दिया तो, और देखिए ओ की जगह हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, देखो दोनों जगह पे 5 आ रहा है, और एन से भी 1 कम कर दिया तो एम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, केवल ओ की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, इसके बाद बाकी सब वही प्रोसेस रहेगी जो इसमें रही थी। तो सी से पहले कौन सी लेटर होता है, बी होता है, और आर से पहले कौन सा लेटर होता है, क्यू होता है, और एम से पहले कौन सा होता है, एल, और ई से पहले होता है डी। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर है आपका तीसरा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, यदि इन दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:9 हो जाता है, ये संख्याएं क्या है। ये सवाल मैंने अनुपात समानुपात के वीडियो में कराया है, चलिए इसका फिर से एक बार सॉल्यूशन करा देते हैं। कि देखिए दो संख्याओं का अनुपात जो दिया गया है वो दिया गया है 3:7। तो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था जब अनुपात हटता है तो x आ जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ देते हैं तो अनुपात हो जाता है 5:9। तो दोनों संख्याओं में आपको 8 जोड़ना है, तो जो अनुपात बनता है वो क्या बनता है 5:9 या 5/9 कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो 5 7 35x प्लस 5 8 40, 9 3 27x प्लस 9 8 72। अब क्या करेंगे, x के पद को एक तरफ लिख देंगे और जो संख्या वाले पद को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लस का है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 35 से 27 घट जाएगा तो हो जाएगा 8x। और यहाँ पे देखिए कि 72 में से 40 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 32। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4, और यहाँ पे उठा के रख दीजिए इसकी वैल्यू x की। तो जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब संख्या जो निकल के आएगी वो हो जाएगी 12 और 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, आपका पहला वाला सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 स्वयं की धनराशि पर 9 महीने में 180 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2000 रुपये कोई धनराशि थी, उस पर हमने 9 महीने का ब्याज लिया है, जो कि लिया कितना है 180 रुपये। तो आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर कितनी है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझते हैं, साधारण ब्याज को हल्का सा साधारण ब्याज समझ लेते हैं यहाँ पे। तो साधारण ब्याज की अगर हम लोग बात करें, साधारण ब्याज मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसको कहते हैं साधारण ब्याज। अब देखिए क्या क्या आपको पता है, साधारण ब्याज 180 रुपये प्राप्त होता है, ये चीज़ पता है आपको। धनराशि हमें पता है 2000 रुपये है, मूलधन पता है, आपको निकालनी क्या है, दर निकालना है, ये चीज़ निकालनी है, और समय भी आपको पता है 9 माह। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, साधारण ब्याज जो है हमेशा हम लोग वार्षिक पे निकालते हैं। तो जब भी कोई भी चीज़ माह में दी गई है, जैसे मान लीजिए समय आपको माह में दिया गया है, तो उसको वार्षिक में चेंज करने के लिए कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 12 का, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। और 9 माह को अगर हम लोग साल में चेंज करेंगे या वर्ष में चेंज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, दिन में दिया जाता है, दिन में, तो दिन में क्या करना है कि भाई जैसे मान लीजिए हमें दिया गया है 73 दिन, ठीक है, 73 दिन का ब्याज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड जो करेंगे वो दिनों की संख्या का करेंगे, 365। ठीक है, जब दिन है तो दिन रखेंगे नीचे, कितने दिन होते हैं एक साल में, और जब माह में दिया गया तो एक साल में कितने माह होते हैं वो रखना होगा समय की जगह पे। ठीक है, 9/12 रखेंगे यहाँ पे इस सवाल में। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को लगा के। तो सवाल कह रहा है कि
हमें साधारण ब्याज पता है 180 रुपये है, मूलधन पता है हमें 2000 रुपये है, और समय पता है 9 माह है। तो हमें दर निकालनी, तो साधारण ब्याज की जगह हम लोग रख देंगे 180 रुपये। मूलधन पता है आपको 2000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर आपको निकालना है, और समय अभी हमने बताया तो समय की जगह रखेंगे 9/12, और यहाँ पे नीचे 100 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 20 और 9 का गुणा अगर हम लोग कर दें तो 180 होता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से कट जाएगा एक बार। अब 12 का गुणा अगर एक में कर दें तो आर बराबर जो निकल के आया वो निकल आया 12%। ये वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वार्षिक में पूछी गई है आपसे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसी शिफ्ट में जो पूछी गई थी डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, तो अब उसको हम लगाते हैं। चलिए DI आपके स्क्रीन पर आ रही होगी, उसका क्वेश्चन आ रहा होगा। तो पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता दी गई है। यदि मान लिया जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले व्यक्ति की कुल संख्या 1,20,000 है, सॉरी 12 लाख है, तो तालिका पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमें जो संख्या पता है, जनसंख्या जो भी संख्या पता है, हमें संख्या हमें पता है कि वो 12 लाख है, ठीक है। अब संख्या हमें जो चूंकि पता है कि 12 लाख है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी दी गई है, C++, जिसमें संबंधी जानकारी वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशतता दी गई है 15%, और C की दी गई है 25%। कोबोल एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, उसकी दी गई है 12%। फोर्ट्रॉन ये जो है 13% है। जावा लैंग्वेज है 15%। LISP ये है 10%, और पाइथन है 10%। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा कि देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि पाइथन LISP और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी रखने वाले लोगों की औसत प्रतिशतता कितनी है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, औसत निकालना है। औसत में क्या होता है, औसत अभी हमने बताया था कि पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो औसत का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो तुरंत लग जाएगा। तो देखिए कौन सी 3 चीजें हैं, पाइथन है, LISP है और जावा है। तो देखिए परसेंटेज में ही आपसे पूछा गया तो डायरेक्ट इसका परसेंटेज लिख सकते हैं हम लोग। 10% इसका दिया गया, पाइथन का दिया गया है। LISP उसका भी 10% दिया गया है, और जावा का जो है वो है 15%, ठीक है। और संख्या कितनी है, 3 है। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा 35/3। इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आएगा 11.66। 11.66। तो अब इसको डायरेक्ट इसमें पूछा गया कि लगभग में, तो 11.7% ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल देखिए क्या है, C लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और जावा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ये देखिए बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल सरल सवाल, ठीक है। अगर आपने संख्या निकाली और इसके बाद अनुपात निकाला तो इसमें लग जाएगा आपको टाइम, ठीक है। तो चलिए पहले आपके तरीके से बता देते हैं कि आप कैसे करेंगे इसको। कि कह रहा है कि C लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो C लैंग्वेज कितने % लोग जान रहे हैं, 25% लोग, और 12 लाख का 25%, मतलब हमने क्या बताया था, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, इसका चौथाई भाग करेंगे तो हम लोग क्या निकाल लेंगे यहाँ से कि भाई 3 लाख लोग, 3 लाख लोग ऐसे थे जो C लैंग्वेज को जानते थे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि C लैंग्वेज को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और जावा लैंग्वेज के जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो जावा कितने % है, 15%। 12,000 का 15% निकालोगे जैसे ही आप 12 लाख का 15% जैसे ही आप निकालोगे तो ये जो निकल के आएगा 1,80,000। जैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, 15 और 12 गुणा होता है 180, बस, और 180 3 जीरो हो जाएंगे उसमें, तो 1,80,000। आप कह रहा है कि इन्हीं के बीच में जो है आपको अनुपात देना है। तो C लैंग्वेज को पहले रखेंगे, फिर इसके बाद जावा को, क्योंकि क्वेश्चन में C लैंग्वेज पहले नंबर पे आया है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे।
1,80,000। तो ये देखिए 4 जीरो हैं, 4 जीरो ये ख़त्म हो गए। अब 3 के पहाड़े से या 6 के पहाड़े से हम लोग डायरेक्ट काट देंगे। 6 पंचे 30 और 6 तिया 18। तो जो रेशियो बना वो बना 5:3। हम लोगों को इस तरीके से नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि बेसिक में आप कैसे लगा सकते हैं इसको। अब देखो हम लोग कैसे लगाएंगे इस सवाल को, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि सी लैंग्वेज में जानने वाले व्यक्तियों की संख्या और जावा लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात। अगर हम डायरेक्ट परसेंटेज ले लें लोगों के, सी लैंग्वेज जानने वाले 25% थे और जावा लैंग्वेज जानने वाले 15% थे, तो 5 की टेबल से इसको काट देंगे तो 5 25 और 5 तिया 15। जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5:3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी और कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर। सी और कोबोल, ठीक है, तो इसको भी हम लोग परसेंटेज से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए सी लैंग्वेज अभी हमने बताया, सी लैंग्वेज कितने लोग जानते हैं, इसको लिख लीजिए पहले। सी लैंग्वेज जानते कितने लोग हैं, 25%, ठीक है। और कोबोल लैंग्वेज जानते कितने लोग हैं, कोबोल वो जानते हैं 12%। अब हमें एक चीज़ दिख रहा है, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि संख्या का अंतर बताना, लोगों जानने वाली लोगों की संख्या का अंतर बताना है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए 12 लाख का अगर हम 25% निकालेंगे, फिर 12 लाख का हम 12% निकालेंगे, इसके बाद अंतर करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि परसेंटेज में कितना अंतर है, 13%। 25 और 12 में कितना अंतर है, 13% का। अब डायरेक्ट हम लोग 12 लाख का 13% निकाल सकते हैं। 12 लाख का 13%, 13/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 12 और 13 गुणा होता है 156, और ये 000, तो आंसर आएगा 1,56,000। ठीक है, ये आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, सी, जावा और कोबोल लैंग्वेज जानने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या। ठीक है, सी, जावा और कोबोल। तो देखिए सी तो हमें पता ही है 25% है, कोबोल भी पता है 12%, जावा का और लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। जावा का कितना है, 10% दिया गया सर, जावा का दिया गया 15%। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इसमें संख्या का योग बताना है, कुल संख्या बतानी है, तो कुल संख्या का मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा तो इनके परसेंटेज को भी जोड़ लेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, 25 और 15 होता है 40, और 40 और 12 कितना होता है, 52%। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 12 लाख का 52% निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 12 को गुणा कर लीजिए इसमें, तो देखिए 30, 12 दूनी 24, हाथ से लाई 2, 12 पंजे 60 और 2 62। तो इसका आंसर जो बनेगा 6,24,000। ऑप्शन नंबर है जो कि आपका चौथा। अब आखिरी क्वेश्चन जो है वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, कह रहा है कि जो सी लैंग्वेज जानने वालों की संख्या कितनी है, सी लैंग्वेज जानने वालों की कितनी संख्या है। तो अभी आपको पता है 25%, और अभी हम लोगों ने निकाला भी था कि 12 लाख का 25% कितना होता है, 1/4 करके। तो ये जो निकल के आया था 3 लाख। तो ये देखिए आपने जो DI है 2019 के 2 दिसंबर वाले पेपर में पूछी गई थी, शिफ्ट 1 हमने आपको सॉल्व कराया है। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल DI आती है, बस आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं, अगली शिफ्ट को लेकर आते हैं जी। ठीक है, थैंक यू।